भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है भगत सिंह। आज हम उनकी कहानी को समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो साहस, त्याग और क्रांति की आग से लिखी गई है। 23 साल, हाँ सिर्फ 23 साल की उम्र थी उनकी। इसी छोटी सी उम्र में उनकी जिंदगी की कहानी तो अपने अंजाम तक पहुंच गई, लेकिन उनकी विरासत की तो असल में बस शुरुआत हो रही थी। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक कोट नहीं था उनके लिए, ये तो उनके जीने का उनका पूरा फलसफा था। उनका साफ मानना था कि जिंदगी कितनी लंबी है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है, वो मायने रखता है। और उन्होंने तो ये करके दिखाया। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर कैसे एक 23 साल का नौजवान भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक बन गया। चलिए इसी सफर पर चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो भगत सिंह के अंदर इस क्रांति की जो आग थी, उसकी चिंगारी असल में उनके बचपन में ही लग चुकी थी। आखिर वो पैदा ही एक ऐसे परिवार में हुए थे जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल था। उनकी कहानी शुरू होती है 1907 में पंजाब में, एक ऐसे परिवार में जहां सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। फिर साल आया 1919। सोच के देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा। और बस यहां से सब कुछ बदलने लगा। 1922 आते आते अहिंसा यानी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से उनका विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। जलियांवाला बाग का जो कांड था ना, उसने उन्हें अंदर तक बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया। जरा सोचिए इस सीन को। एक 12 साल का लड़का उस जगह जाता है, वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में इकट्ठा करता है और कसम खाता है कि वो उन मासूमों की मौत का बदला लेगा। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो जलियांवाला बाग और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने उन्हें अहिंसा के रास्ते से दूर कर दिया और उन्हें लाके खड़ा कर दिया क्रांति की राह पर। देखिए, हुआ ये कि जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह का अहिंसा पर से जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, वो भी खत्म हो गया। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलने वाली, उससे तो छीनना ही पड़ेगा। और फिर बस उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। 1924 में वो सीधे जाकर जुड़े हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से। 2 साल बाद 1926 में उन्होंने खुद नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मकसद था देश के युवाओं को इस लड़ाई के लिए तैयार करना। और फिर 1928 तक उन्होंने HRA को एक नई सोच दी, एक सोशलिस्ट सोच, और उसका नाम बदलकर कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA। अब आते हैं उनके 2 सबसे बड़े कार्यों पर। वो 2 कार्य जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भारत में सही मायनों में हिलाकर रख दिया था। तो प्लान था लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हुई मौत का बदला लेना। असली टारगेट था सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को एक गलती हो गई। पहचान में धोखा हुआ और गलती से मार दिया गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स। इसके बाद पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन भगत सिंह भेस बदलकर लाहौर से ट्रेन पकड़कर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी था। जब एक पूरा साम्राज्य आपकी बात सुनने को ही तैयार ना हो, तो उसके गलत कानूनों का विरोध कैसे किया जाए? सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया, वो इसी सवाल का जवाब था। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, यही लाइन लिखी थी उन पर्चों पर जो उन्होंने असेंबली हॉल में फेंके थे। और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो बॉम्ब खाली जगहों पर फेंके गए थे। मकसद सिर्फ एक था, उन बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ आज़ादी तक सीमित नहीं थी। नहीं, जेल के अंदर भी उन्होंने एक और जंग लड़ी। ये लड़ाई थी विचारधारा की, ये लड़ाई थी सम्मान की। और इस बार हाथ में कोई हथियार नहीं था। जेल के अंदर भेदभाव बिल्कुल साफ दिखता था। सोच के देखिए, एक तरफ थे यूरोपियन कैदी जिन्हें अच्छा खाना मिलता था, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार मिलते थे, साफ सुथरी जगह मिलती थी। और दूसरी तरफ थे हमारे भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिन्हें ना खाने लायक खाना मिलता था, ना पढ़ने को कुछ, और हालात इतने गंदे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने शुरू की भूख हड़ताल। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, पूरे 116 दिनों तक। ये उनकी इच्छा शक्ति, उनके विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। इस हड़ताल ने ना पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया
और ये हड़ताल तभी जाके खत्म हुई जब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कैदियों की ज्यादातर मांगें मान ली। ये जेल के अंदर बिना हथियार के एक बहुत बड़ी जीत थी। और अब हम उनकी जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव पर आते हैं जहां से उनकी अमर विरासत की कहानी शुरू होती है। तारीख थी 23 मार्च 1931। भगत सिंह, उनके साथ राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश हुकूमत लोगों के गुस्से से, उनके विद्रोह से इतना डर गई थी कि उन्होंने फांसी तय तारीख से एक दिन पहले ही चुपचाप दे दी। लेकिन वो सोच रहे थे कि इससे आवाज दब जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। वो युवा जोश, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बन गए। उनकी कुर्बानी ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी और उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद वो क्रांति की आवाज बन गया, एक ऐसी आवाज जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। तो भगत सिंह की ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के दौर में एक क्रांतिकारी होने का असली मतलब क्या है। शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।